हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज का क्लास देखने के बाद बाबू सही में बोल रहा हूं कि आप क्रांति कोण आपके दिल में बसेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग सोच के लिख दीजिएगा कि यह क्रांति कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। मतलब आज आपको इस तरह हम समझाने ही वाले हैं कि इसका बाबू कहानी खत्म। तो आप लोग बढ़िया से नोट्स करते रहिएगा। और जो फार्मूला के लिए बोले हैं, फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग फार्मूला का 30 से 40 को पेज जो 15 से 15 रुपये कॉपी मिलेगा उसमें आप लोग लिखते रहिएगा। यह आपको जानते हैं कब फायदा होगा, जब आप लोग जनवरी में, दिसंबर के लास्ट या जनवरी महीने में आप लोग जाइएगा तो वहाँ आप लोग को बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। थोड़ा दूर का सोचिए कि हाँ कि एग्जाम में हमारा कौन सा तरीका यहाँ अभी अपनाएं कि बेटर होगा। देखिए ऑप्टिक्स यानी देखिए क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण मतलब समझिए ना कि वो कोण है, क्या है, कोण है। देखिए कोण क्या है, आखिर कौन सा कोण होता है समझिए। सबसे पहले तो हम यहाँ बाबू लिखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए ई वाला हमारा एगो बॉर्डर है, क्या है बाबू, बॉर्डर है। इस पे हम क्या किए कि हम हमारा लंब है, ई वाला लंब है ना, ये हम खींच देते हैं अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया बाबू, अभिलंब। कहेगा जी सर इतना तक तो हमें क्लियर है, इतना में कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये क्या है, पृष्ठ है। अब दिक्कत जानते हैं बाबू लोग, दिक्कत कहाँ से चालू होता है। दिक्कत अब चालू होता है यहाँ से कि इधर से हम रे कोण ला रहे हैं, ठीक है ना, कोण रे यहाँ पर लाद रहे हैं। तो रे जाना चाहता था कहाँ, इधर जाना चाहता था ना, रे कहाँ जाना चाहता था, इधर। लेकिन क्या हुआ कि ई हमारा माध्यम है सघन, क्या है बाबू, सघन। ई कौन माध्यम है, विरल, ठीक है। तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि जब प्रकाश की रे हमारा विरल से कहाँ आएगा, सघन में, तो वह क्या होता है, लंब की ओर झुकता है, यानी इधर झुकता है। यानी कहाँ आएगा, ये इधर झुकेगा, झुकेगा ना, यह कहाँ झुकेगा, इधर हमारा झुकेगा। तो आप लोग बस इतना समझिए कि विरल सघन में तो कहाँ झुकेगा, लंब की ओर। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, जब हम इसको उल्टा कर देंगे यानी इसको हम कर देंगे सघन, ठीक है ना, इसको कर देंगे विरल, ठीक है ना, क्या कर देंगे, विरल। तो अब जो प्रकाश होगा वह देखिए कहाँ जाएगा, वह हमारा जाना चाहता था कहाँ, इधर। तो आ रहा था कहाँ से, सघन से, और जा कहाँ रहा है, विरल में। तो यह बेचारा जानते हैं क्या करेगा, लंब से दूर भागेगा, इधर जाएगा, क्या होगा, दूर भागेगा। तो यह हमारा क्या है बाबू, यह हमारा है आई, मतलब कि आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण। तो अब कहेगा सर क्रांति कोण बताइए ना, क्रांति कोण कौन होता है। ये तो हमको मालूम है कि आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, ये मालूम है। क्रांति कोण जानते हैं क्या है कि हम यहां से मारे तो इधर मुड़ गया, और ऐसा एंगल थोड़ा सा ले कि हमारा भागते भागते एकदम बॉर्डर से ना निकल जाए। आप लोग को माइंड में बतिए चल रहा है सर, मान लीजिए कि आप यहाँ से मारे इधर भाग गया, थोड़ा सा औरी नेवा के मारेंगे तो औरी इधर से भागेगा, कहिएगा जी सर। मान लीजिए हम यहाँ से मारे हैं इधर भागा है, थोड़ा सा औरी नेवा के मारेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और थोड़ा सा ऐसा एंगल लेके मारेंगे कि हमारा जानते हैं कहाँ से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, बॉर्डर से निकल गया। ये तो खेला हो गया, क्या हो गया, खेला हो गया। मतलब कि हम यहाँ से देखिए एगो रे मार रहे हैं, यहाँ से दूसरा रे ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं बाबू, दूसरा रे ला रहे हैं, ठीक है ना। यह जाना चाहता था कहाँ बाबू, यह जाना चाहता था इधर, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि मुड़ने के चक्कर में यह पृष्ठ से निकल गया, क्या हो गया,
पृष्ठे से निकल गया, मतलब जो बॉर्डर था ना बॉर्डर से निकल गया। इसका मतलब कि ना अपवर्तन हुआ ना परावर्तन हुआ, समझ रहे हैं ना। यदि इस एरिया में रहता तो हमारा अपवर्तन होता, तो हमारा न अपवर्तन हुआ न परावर्तन हुआ, तो इसी को तो कहते हैं क्रांति कोण की। ऐसा कोण जिससे आपतित होने पर जो प्रकाश की किरण है वह एकदम अभिलंब से लंबवत निकल जाती है। अब देखिए इसके बाद हमारा ये वाला एंगल कितना बन गया, 90 बन गया ना। तो यही तो कहता है क्रांति कोण कि आपतन कोण, मतलब कि ऐसा आपतन कोण जब आपतित होने के बाद प्रकाश की किरण न तो आपति न तो परावर्तन होती है न ही अपवर्तित होती है, एकदम अभिलंब से लंबवत गुजर जाती है, लंबवत। तो वही हमारा एंगल कहलाता है हमारा कौन, क्रांति कोण। ई वाला कौन होता है बबुआ लोग, क्रांति कोण। इसको करते हैं IC से सूचित। याद हो गया, बोलिए याद हो गया ना। क्रांति कोण मतलब क्या कि इतना एंगल पे मारो कि न अपवर्तन हुए और न परिवर्तन हुए, एकदम मेन बॉर्डर से निकल जाए, तो इसी कोण को तो कहते हैं क्रांतिक कोण। याद हो गया। तो आप लोग क्रांति कोण का परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका कुछ रूल होता है बाबू, कि हमारा देखिए बाबू क्या होता है कि n बराबर, ठीक है ना, n बराबर होता है 1 में साइन, मतलब कि इसको I करे हैं ना तो इसको हम I और C कर देते हैं। आप इसको थीटा भी मान सकते हैं लेकिन आप लोगों को C लगाना है। आप इसको देखिए थीटा भी मान सकते हैं लेकिन आप लोगों को C लगाना पड़ेगा। C यही बताता है ना कि कौन कोण है, क्रांतिक कोण। मतलब ऐसा कोण कि न ही परावर्तन होगा न ही अपवर्तन होगा, एकदम बीचों बीच बॉर्डर से निकल जाएगा। तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो हमारा n बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा IC। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बाबू, यहां से हमारा साइन थीटा, चाहे रुकिए ना इसको हम लोग थीटे लिख देते हैं क्योंकि हम लोग थीटा पढ़े हैं, थीटा C। तो साइन थीटा C बराबर क्या हो जाएगा 1 में n। हो गया ना। तो आप लोग याद रखिएगा ई वाला फॉर्मूला पूछता है। उसके बाद देखिए बाबू n बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए हैं C/v में पढ़ाए है ना, C/में v। तो यहाँ रख दीजिए। तो हमारा हो जाएगा बाबू साइन थीटा C बराबर 1 में C/v। तो v कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर। तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा C बराबर v/में c। तो अब देखिए c हमारा क्या है, प्रकाश की चाल। v क्या है, ये प्रकाश का चाले है लेकिन ई माध्यम में है, ई कहाँ है, निर्वात में। ई आपका बाबू अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। तो अचर होता है तो इसका मान तो नहीं बदल सकता है, नहीं बदलेगा ना, इसका मान तो नहीं बदलेगा लेकिन इसका मान बदलेगा क्योंकि माध्यम में है। तो हमारा जो साइन थीटा C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे। तो वही बताना चाहते हैं बाबू, साइन थीटा C समानुपाती v, यानी जिसका चाल ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए बाबू v बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए हैं, v बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, ई वाला न्यू गुना लेमडा पढ़ाए हैं ना, बताइएगा आप लोग पूरा पढ़ाए हैं कि v बराबर न्यू गुना लेमडा। बस यहाँ चिपकाते रहिए एकदम बाबू लोग, फॉर्मूला रखते जाइए, रिलेशन निकालते जाइए। तो क्या होगा न्यू गुना लेमडा। अब यह न्यू क्या है बाबू, फ्रीक्वेंसी, पूरा पढ़ाए हैं। न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, यह आवृत्ति है। तो किसी भी प्रकाश का आवृत्ति क्या होता है, अचर होता है। तो यह भी हमारा क्या हो गया बाबू, अचर हो गया। तो हमारा साइन थीटा C है वह किस पे डिपेंड करेगा, लेमडा पे। किस पे डिपेंड करेगा बाबू, लेमडा पे। मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसके लिए क्रांतिक कोण भी ज्यादा होगा। आप लोगों से यही पूछा जाता है कि लाल और बैगनी में किसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। देखो ना, रिलेशन का बाप है बाप ही। आप लोग बस जो जो घेरे हैं ई वाला, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये तो आप लोग को लिखवाइए दिए हैं ई वाला आई 3 गो जो घेरे हैं, आप लोग को हम यहाँ लिखवा देते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए।
चलिए देखिए, एक नंबर में फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा सी बराबर 1 में क्या होता है, एन होता है। 2 नंबर में साइन थीटा सी बराबर मतलब आपका समानुपाती होता है किसके, भी के। 3 नंबर में आप लोग को याद रखना है कि साइन थीटा सी समानुपाती होता है लेम्डा का, मतलब जिसका लेम्डा ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका लेम्डा कम होगा उसका थीटा सी भी क्या होगा, कम होगा। आधा लोग को समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, थीटा सी या लेम्डा। लेम्डा क्या है, लेम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य। लेम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, थीटा सी मतलब क्रांति कोण। बोलिए, लेम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, थीटा सी मतलब क्रांति कोण। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसके लिए क्रांति कोण भी ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसके लिए क्रांति कोण भी कम होगा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर ना। क्रांति कोण का पूरा बैंडे बजा दिए, पूरा खत्म बाबू। जल्दी से छापिए, जल्दी से पूरा एकदम आप लोग छापिए। क्रांति कोण का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। ये हो गया। अब आप लोग बाबू हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए, आप लोग यहाँ रूल में बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना। रूल में याद रखिएगा, V I B G Y O R, 3 3 6 1 7, इस सातों कलर का नाम है VI BG YOR। इसको आप लोग याद रखिएगा। इधर से आप लोग इधर जाइएगा, ठीक है ना, इधर से इधर जाइएगा तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। क्या होगा बाबू लोग, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। भी मतलब क्या होता है, वायलेट मतलब बैगनी, आर मतलब रेड। बाकी का आप लोग पता कर लीजिएगा, ये इंडिगो होता है या ब्लू होता है या ग्रीन होता है या येलो होता है और ऑरेंज होता है। साथ बता दीजिए ना, वायलेट मतलब कि बैगनी, इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। हिंदी बता देते हैं, यह बैगनी होता है, इस शायद आसमानी का होता है। इंडिगो मतलब आसमानी होता है, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो मतलब पीला, ऑरेंज और ऑरेंज यानी क्या होता है, संतरा कलर वाला होता है, उसी को बोलते हैं ऑरेंज। आर मतलब रेड, लाल, इसी को बोलते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा बाबू, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। लेकिन जब ही इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर, ठीक है ना, इधर से इधर आएंगे तो हमारा विचलन ज्यादा होगा, विचलन। क्या होगा बाबू, विचलन ज्यादा होगा। मतलब सबसे कम इसका तरंग दैर्ध्य होगा, उसके बाद इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, फिर इसके ज्यादा इसका होगा और इससे भी ज्यादा इसका होगा। तो सातों कलर में जो रंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है तो माय डियर फ्रेंड वह लाल का होता है। यह इसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे ज्यादा। देखा ना, तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का। आप लोग यहाँ नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब देखिए, अब इधर से इधर जाइएगा ना तो विचलन कम होता है, सॉरी विचलन ज्यादा होता है। तो बताइए, इसका विचलन बहुत कम होता है। विचलन मतलब जानते हैं क्या होता है, फैलाव, बिखरना। विचलन मतलब जानते क्या होता है, बिखरना। लाल कलर बहुत कम बिखरता है। दशहरा आ गया है, मेला होगा ना, मेला में देखिएगा रेजर लाइट लेकर ससुरा घूमता है, रेजर लाइट मारता है तो कहीं आँखिए पे जाता है। मतलब देखते हैं ना, जो लाल कलर का होता है वो दूर तक जाता है एकदम। तो वही बता रहे कि लाल कलर का जो होता है वो फैलाव, वो बिखेरना बहुत कम होता है, ये बहुत दूर तक मतलब कि रेंज लेके चलता है। तो इसका सबसे ज्यादा विचलन होगा, मतलब सबसे कम होगा इसका, लाल का। फिर इससे ज्यादा कौन बिखरेगा, ई बिखरेगा। एक और से ज्यादा ई बिखरेगा, एक और से ज्यादा ई, एक और से ज्यादा ई, एक और से ज्यादा ई, एक और सबसे ज्यादा ई, वायलेट बैगनी।
बैगनी का प्रकाश आप लोग देखिएगा ना तो छोड़िएगा ना तो तुरंत फैल जाएगा यहीं पे, लेकिन लाल नहीं फैलेगा, लाल दूर तक हिट करता है। तो आप लोग देखिए सबसे ज्यादा जो विचलन ज्यादा होता है वो किसका ज्यादा होता है? बैगनी का। तो आप लोग यहाँ नोट में बाबू लोग लिखिएगा, सबसे यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य आप लोग लिख लीजिएगा। बार बार हम देखिए हर एक चीज नहीं लिखवा सकते हैं, जो बोलते हैं ना तो वीडियो रोक के और लिख लीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, बोलने में टाइम थोड़ी लगेगा। आप लोग नोट कर सकते हैं तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का, ठीक है ना। यहाँ सबसे कम लिख लीजिएगा, सबसे कम किसका होगा? बैगनी। उसके बाद बाबू 2 नंबर में विचलन, विचलन सबसे ज्यादा, विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का। बैगनी सबसे ज्यादा फैलता है इधर उधर। फिर उसके बाद कम किसका होगा? लाल का। आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन अब जानते हैं एग्जाम में सारा ससुरा होशियार हो गया है, खखोर के पूछेगा, खखोर के VIBGYOR है ना, और पूछ देगा ना कि ब्लू और ग्रीन में किसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा। और लड़का लोग तो रट्टा मार लिया है, बैगनी और रेड मार लिया है ना, लेकिन अब क्या करेगा ना, वो अंधारा का पूछ देगा कि ब्लू और ग्रीन, चाहे ग्रीन और येलो, ई दोनों दे देगा चाहे ई दोनों देगा। बोलेगा ना कि ई दोनों बताओ ना, ई दोनों में ब्लू और ग्रीन में किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो आप लोग ग्रीन बताइएगा, क्योंकि इधर से इधर आइएगा तो आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इधर से इधर जाइएगा ना तो आपका विचलन बढ़ेगा। तो ब्लू और ग्रीन में पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो ग्रीन का होगा और कम ब्लू का होगा। लेकिन यही पूछेगा कि ब्लू और ग्रीन में सबसे ज्यादा विचलन किस में होगा, तो आपको इधर से देखना है, तो ब्लू का विचलन सबसे ज्यादा होगा और ग्रीन का विचलन कम होगा। समझ गए ना। तो आपको कलर दे के पूछता है, लेकिन बिना कलर दिए हुए पूछेगा ना ऐसे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस में होता है, तो लाल में। बिना कलर दिए बोलेगा तब तो आप लोगों को लाल और बैगनी का खेला कर लेना है। लेकिन आप लोगों को पार्टिकुलर कलर देगा, ब्लू ग्रीन दे देगा, ब्लू येलो दे देगा, तब आप लोगों को बाबू ई वाला लगाना पड़ेगा, VIBGYOR। इसका ट्रिक बता देंगे, फिलहाल के लिए आप लोग लिख लीजिए VIBGYOR। पूरा आप लोग समझ गए क्रांति कोण क्या होता है, ठीक है ना। क्रांति कोण में अब आप लोग बताइए, ठीक है ना। अब यहां से एगो दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। अब बताइएगा बाबू कि यहां लिए हैं ब्लू और यहां लिए हैं येलो, ठीक है ना। दोनों में बताइए ना किसका क्रांति कोण ज्यादा होगा, दोनों के लिए, ठीक है ना। एगो ब्लू दिए हैं, एगो येलो दिए हैं, तो दोनों में से किसका क्रांति कोण ज्यादा होगा। तो बस माथा धोके गिर गया होगा आधा लोग इस क्वेश्चन में कि ये सरकार वो पूछ देनी। और देखिए इधर कैसे होगा, ब्लू और येलो। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं बाबू, क्रांति कोण साइन थीटा सी, यह किसके समानुपाती होता है? लेमडा के होता है ना। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसके लिए क्रांति कोण वो ज्यादा होगा। तो दोनों में पता करिए ना किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो कहिएगा सर और बताए हैं VIBGYOR हो गया। अब देखिए तरंगदैर्घ्य पूछा है ना, तो इधर से आइए, बी पहले ही मिल गया, GY येलो, येलो मिला है लास्ट में, ठीक है ना। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो इसका क्रांति कोण वो ज्यादा होगा। तो ब्लू और येलो में क्रांति कोण येलो का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। समझ गए ना। तो आप लोग ऐसे पता कीजिएगा तरंगदैर्घ्य से, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका आपका क्रांति कोण ज्यादा होगा। बाकी आप लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मिलेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस क्लास का इंतजार कीजिए। चलिए ई हो गया, ई हो गया ना। अब यहां से जानते हैं बाबू हम लोग का पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या पढ़ना है बाबू लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आखिर ई क्या होता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले समझिए, ये इसको हम जरा और मोटा करते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? मोटा करते हैं। यह हमारा कांच का पट्टिका है, मान लीजिए पूरा रखे हैं। क्या है? कांच का पट्टिका रखे हैं। उसके बाद यहां से प्रकाश आया, इस पे हुआ, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आप लोगों को दिखा रहे हैं। हो गया, ये हमारा कांच का पट्टिका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हैं क्या होता है? कि ईद क्रांति कोण हईबे किया है, जो आपका किस पे जा रहा है? इस पे जा रहा है, ना? किस पे जा रहा है? इस पे जा रहा है, इस पे हमारा जा रहा है। मतलब इधर से मार रहे हैं, इधर जा रहा है क्रांति कोण। तो कहिएगा सर तो और नीचे का मारिए ना, बहरिए निकल जाएगा। कहिएगा ना कि आप इतना पे मारे हैं तो सारा बॉर्डर तक निकल गया है, बॉर्डर ना नीचे आया ना ऊपर हो गया, इसी में निकल गया। तो इसे और नीचे को मारिए ना, ऊपर ही निकल जाएगा। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? आप लोग दिखाते हैं फिर से, आप लोग को हम फिर से दिखाते हैं, रुकिए। हो गया, ठीक है ना? ये हमारा आ रहा था इधर, ठीक है ना? ये आ रहा था इधर, लेकिन चला गया इधर, दुर्भागा। लेकिन जब यहां से इसको मारे तो ये जाना चाहता था कहाँ? इधर, लेकिन चला गया कहाँ? इधर, इस पे चला गया। मतलब देखिए, इतना पे मारे तो जाना चाहता था इधर, ये वाला लाइन पे, लेकिन चला गया कहाँ? इधर। अभी इतने में मारे हैं तो आप लोग कहिएगा कि सर तनी मनी और नेवा के मारी ना, तनी जाके और इतना पे ले लेबै ना, तनी मनी और नीचे को लिही है इतना पे, इतना पे मारिएगा ना तो ये तो अंदर तो जाएगा, इसी सवा में जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये अंदर तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि निकलने जगह में ऊपर ही निकल जाएगा। जैसे देखिए कि हम यहाँ मारे हैं, इस पे गया है, मतलब यहाँ तो गया एकदम बॉर्डर पे निकल गया। थोड़ा सा और ही देखिए, थोड़ा सा और ही हम यहाँ से मारते हैं, तो जाना चाहता था कहाँ? इधर, लेकिन क्या हुआ कि निकलने के चक्कर में बहरिए निकल गया। निकलने के चक्कर में कहाँ निकल गया? बहरिए निकल गया। जैसे देखिए कि हम थोड़ा सा इस पे मारे हैं तो बॉर्डर पे निकल गया ना, न नीचे गया न ऊपर गया, मेन बॉर्डर लाइन से पास हो गया। लेकिन थोड़ा सा और नीचे लेके मारेंगे तो क्या होगा? ये बॉर्डर लाइन से ऊपर चल जाएगा ना। तो यही तो हमारा बाबू पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल रूप से अंदर गया, टोटल रूप से इस शीशा के अंदर गया, पूरा अंदर गया, लेकिन क्या हुआ? परावर्तन हो गया। अपवर्तन नहीं हुआ, परावर्तन हो गया, मतलब फिर बाहर ही निकल गया। तो यही तो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब बताइए बाबू, ई वाला एंगल जो हमारा है, ई वाला हमारा एंगल है, ई वाला आप लोग जो देख रहे हैं, ई हमारा क्या है? क्रांति कोण से क्या है? ज्यादा है ना। तो आप लोगों से यही तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका परावर्तन कोण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त होना चाहिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो कोण होना चाहिए वह आपका क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए ना। क्रांति कोण पे मारिएगा तो बॉर्डर लाइन पे जाएगा, लेकिन क्रांति कोण से ज्यादा लीजिएगा इससे थोड़ा ऊपरे भाग जाएगा। तो आप लोगों से यही पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से क्या जरूरी है, चाहे क्या आवश्यक है? आवश्यक यह है कि आपका जो कोण होगा वह क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश करे। जैसे कि हमारा प्रकाश करे इधर से आया है,
पूर्ण आंतरिक मतलब अंदर गया है, कहाँ गया है, शीशा में। ये जो शीशा का रखे हैं तल, कहाँ गया है, शीशा में। तो शीशा हमारा क्या है, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। आई बहरी रे कहाँ गया है, परावर्तन। हमारा यहाँ बाबू आंख लगा है, क्या लगा है, आंख। तो अब हमको यहाँ से ये चमकम चमचम चमचम दिखाई देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंख है, ये परावर्तित होके जा रहा है हमारे आंख के पास, तो हमको दिखाई देगा कि भैया ये तो चमक रहा है। तो शीशे का चमकना, जो आपका दरार पड़ जाता है, ठीक है ना, ऐसे जो शीशा चमकता है नॉर्मली ना, जैसे मान लीजिए आपका शीशा है, यहाँ से आप लोग रे मारे, यहाँ ऐसे आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा दिखाते हैं, ऐसे मारे ऐसे आ गया, तो आपका जो शीशा चमकना दिखाई देता है ना, जो आपका परावर्तन के कारण। लेकिन आप लोग गाड़ी का जो आगे वाला मेन फ्रंट होता है, उस पर ईंटा मार दीजिएगा ना, तो वह चरक जाता है। क्या होता है, चरक जाता है। तो वह देखिएगा ना, तो चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ गए ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, जो आपका दर्पण होता है, जो शीशा होता है, वो शीशा ओनली शीशा आपका चमकता है परावर्तन के कारण। यही कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर पॉइंट है, क्लियर करते हैं। जो आपका दर्पण होगा, जो शीशा होगा ओनली, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो वह चमकता है ना, वह किसके कारण, परावर्तन के कारण। लेकिन हाँ, जो गाड़ी का आगे वाला शीशा होता है, देखते हैं कि कौन धक्का मारता है तो उसमें चमक कुछ मतलब लग जाता है, थोड़ा सा चमक जाता है, कुछ हो जाता है, तो वह चमकने लगता है। तो वह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यह हमारा क्या होगा बाबू, चमकने लगेगा। क्या होगा, चमकने लगेगा। तो वही बाबू यहां समझिएगा कि प्रकाश का रे यहां से तो आया, ठीक है ना, यहां से आया, कहां गया, पहले शीशा में गया। तो शीशा हमारा क्या है, सघन माध्यम। फिर उसको तो यह कहां गया, विरल में। कहां गया, विरल में। तो आप लोग यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए याद रखिएगा, पहला चीज कि जो आपका आपतन कोण होना चाहिए, ठीक है ना, आपतन कोण जो होना चाहिए, वह आपका क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपतन कोण हो गया। उसके दूसरा, प्रकाश का किरण, प्रकाश का जो किरण है बाबू, वह हमारा क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से कहां जाएगा बाबू, विरल माध्यम में। विरल माध्यम में। क्लियर हो गया ना। आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूरा आप लोग समझ गए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आप लोगों को पूरा फिगर के द्वारा समझा दिए हैं। बस आपको याद रखना है कि आपतन कोण जो वह होगा जो क्रांति कोण से कहा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम में कैसे, कि शीशा में जाएगा तो सघन हो गया, शीशा में प्रकाश गमन कर रहा है ना, तो सघन हो गया। और शीशा से बाहर ही निकल गया तो यह हमारा क्या हो गया, विरल हो गया। तो शीशा वाला जो माध्यम होता है वो सघन होता है, ये हमारा क्या होता है, विरल। तो आप लोग यहाँ इसको याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। जैसे आप लोग यहाँ से बताते हैं, आप लोग देखे होंगे कि मरीचिका देखे ना, रेगिस्तान में बनता है, चाहे कहीं कहीं रोड पे भी बन जाता है। हमको दिखाई देता है कि रोड पे पानी है, आभास होता है, लेकिन जो ही गाड़ी भीड़ जाता है, चाहे जो ही हम जाते हैं, पानी गायब। तो वह आपका शक्ति नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होता है। ये मत समझिए कि भूत प्रेत होता है गायब हो गया, वह हमारा आंखों के द्वारा एक भ्रम होता है। तो उसी भ्रम को कहते हैं मरीचिका। तो यह किसके कारण होता है, मरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना क्या होता है, हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग इन सारे बात को प्लीज अभी नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं इसमें। आप लोग इसको जल्दी से छापिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण नहीं, क्रांतिक कोण। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तब प्रकाश का केवल परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं। तो प्रकाश के इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। बता देना काहे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नहीं होगा ना तो यदि क्रांतिक कोण के बराबर भी होगा तो वह मेन बॉर्डर से पास होगा, और क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा लीजिएगा ना तो वह परावर्तन हो जाएगा। तो उसी केस को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोण ज्यादा हो तो प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है, दूगो यहाँ लिख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त क्या है बाबू, दूगो कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम। उसके बाद 2 नंबर में बाबू, 2 नंबर में आपतन कोण जो होगा वह आपका क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से ज्यादा। ये दूगो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बाबू, यही केस होता है। अब इसमें जानते हैं आप लोगों से पूछता है कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है ना, ये देखना, चाहे प्रकाशिक तंतु, चाहे इंडिकोस्कोप, ये सब किस घटना पर आधारित होते हैं, तो ये सब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये लिखवाइए देते हैं। चलिए ये हो गया। इसमें देख लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके किसमें होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है। 1 नंबर
हीरे का चमकना। हो सकता है 2 नंबरिया में पूछ ले, ठीक है ना, कि हीरे का चमकना किसका मतलब उदाहरण है, इसको समझा है। तो आप लोग को बढ़िया से लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में हो सकता है ये सब आ जाए, तो आप लोग इसका आंसर तैयार रखिएगा। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। फिर आपका 2 नंबर में मरीचिका। रेगिस्तान में जो होता है ये होता है मरीचिका। फिर आप 3 नंबर में लिख लीजिएगा प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ये काफी ज्यादा आता है, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु कहने का मतलब है बाबू ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं यह काहे काम करता है, कि जो आप लोग पिछले जमाने में जाइएगा, पिछले जमाने कहने का मतलब है ना कि 2002, 3, 4 के केस में कि आप लोग जो घर में टॉर्च आता था उसमें शीशा लगा रहता था। जो आपका लाइट जो यहाँ से बढ़ता था बबल, उस बबल का क्या लगता था, शीशा लगता था। तो वो शीशा लगने से क्या होता था ना, वो फूट जाता था। शीशा लगने से क्या होता था, फूट जाता था। आप लोग देखिएगा पीछे जो बाबा दादा का जो लाइट होगा, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि काफी जब थोड़ा सा कुछ साल पहले कि जो आपका बॉल के आगे जो चीज का जो पदार्थ का उपयोग किया जाता था वो शीशा था। तो शीशा क्या था ना कि मान लीजिए कभी जा रहे हैं, टॉर्च गिर गया तो क्या होता है, शीशा फूट जाता था, शीशा फूट जाता था, शीशा फूट जाता था। तो अब शीशा को फूटने से क्या है कि अब बार बार मान लीजिए कि दुकान पर कोई आएगा शीशा लेने, तो इसको सोचा कि क्या किया जाए कि वो टूटे ना। तो उसी को लाया गया एकदम पारदर्शी फाइबर। का लाया गया, फाइबर, एकदम फाइबर लाया गया। कैसा, पारदर्शी फाइबर। अब फाइबर का इंग्लिश क्या होता है बाबू, तंतु। उसी शीशा जो टूटता था उसी को बचाने के लिए क्या लाया गया, फाइबर। फाइबर कहाँ उपयोग किया जाएगा, प्रकाश में, तो मतलब ऑप्टिकल। क्या हो गया, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है बाबू, प्रकाशिक। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु। इसका उपयोग काहे लिया गया, क्योंकि कांच टूट जाता था, तो कांच के जगह पे ही इसको लाया गया। और अब देखिएगा, अब आजकल का जो टॉर्च आ रहा है ना, उसको धक्के से पटाखियों दीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, वो शीशा नहीं है, शीशा के भांति दिखने वाला आपका फाइबर है। तो फाइबर टूटेगा नहीं। तो यह काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन है। अच्छा मतलब देख रहे हैं ना जमाना कितना एडवांस हो रहा है। ये हो गया। फिर आपका होता है बाबू 4 नंबर में इंडिगो स्कोप, ठीक है ना, इंडिगो स्कोप। इसका नाम थोड़ा देख लीजिएगा। इंडिगो स्कोप जानते हैं क्या होता है, अंधारा का जो पेट में मान लीजिए कुछ दर्द होता है, कुछ होता है, तो उसका एक्सरे से कुछ कैमरा से जांच करता है ना, तो वह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इंडिगो स्कोप। बाकी आपका यही चारों है। आप इसका आंसर तैयार रखिएगा, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, तीनों का आंसर आप लोग गूगल पर सर्च मारिए, कहीं से लिखिए, लेकिन आप लोग तीनों का आंसर तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में कभी काल पूछ देता है। तो 2 नंबर समझते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ये हो गया मरीचिका। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद अब हम लोग चलते हैं, हम लोग दूसरे साइड। प्रिज्म से जानते हैं क्या सवाल बनता है, प्रिज्म से आपका सवाल ज्यादा नहीं बनेगा। प्रिज्म से सवाल ओनली बनता है विचलन का। आप लोगों से 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी है कि प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र क्या होगा, प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का सूत्र क्या होगा, और एक पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र क्या होगा। 3 गो होगा और यही तीनों आप एग्जाम में से कौन ना कौन एगो पक्का आएगा। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले समझिए। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जो 2 सतहों से क्या होता है, घिरा रहता है। समझ गए ना, मतलब प्रिज्म बस समझिए ना कि एगो पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है, बस। इसमें क्या होता है, हमारा प्रिज्म कोण होता है, विचलन के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा बस नहीं समझना है।
तो देखिए प्रिज्म के बारे में सबसे पहले सवाल क्या आएगा, सबसे पहले बाबू लोग इसका परिभाषा आप लोगों को लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो समांगी सतहों से कुछ एंगल पर क्या होता है, घिरा रहता है। बस अब प्रिज्म के द्वारा देखिए बाबू, एक नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा कि किसी भी प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र बताइए। किसी भी प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र बताइए। विचलन का सूत्र, अब विचलन का सूत्र जानते हैं बाबू क्या होता है, डेल बराबर आई प्लस का ई माइनस का ए। यह आपका बाबू सूत्र होता है प्रिज्म के लिए। क्या होता है, डेल बराबर आई प्लस ई माइनस का ए। आई क्या है बाबू लोग, आपका आपतन कोण है। एकदम लिखते रहिए, सब समझा रहे हैं फिगर से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम ऐसे नहीं समझाते हैं, फिगर से समझाते हैं कि आप लोग को याद रहेगा। आई मतलब क्या है बाबू, आपतन कोण। ई मतलब क्या होता है, निर्गत कोण। निर्गत कोण। ए क्या है बाबू, ए हमारा है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। अब आप लोगों को माइंड में यही बात चल रहा होगा ना कि सर थोड़ा सा फिगर बना के, जैसे आप दर्पण में बता रहे थे कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, बता रहे थे ना। कहेंगे जी सर आप वैसे ही बताए हैं दर्पण में कि ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, तो वैसे ही प्रिज्मों में बता दीजिए कि आपतन कोण और निर्गत कोण और प्रिज्म कोण कौन होता है। तो बाबू लोग ध्यान से यहाँ समझिएगा। ये हमारा मान लीजिए क्या है, वो प्रिज्म है, मान लीजिए, ठीक है ना, क्या है, प्रिज्म है। अब यहां से देखिए बाबू, एक प्रकाश का रे हम इस पर ला रहे हैं, इस पर ला रहे हैं। प्रकाश का किरण इस पे आ गया, आने के बाद क्या हो गया, इस पे हमारा टकराएगा। देखिए अब कहिएगा सर यह इधर ही काहे जाएगा। आप लोग को माइंड में सारा बात आ रहा है ना कि सर इस पे टकराया, टकराने के बाद इधर ही काहे जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा लंब है। ये हमारा क्या है, लंब है ना। तो अब देखिए बाबू, यह जो हमारा रे है जाना चाहता था कहाँ, इधर हो गया ना। ये जो हमारा आपतित किरण है जाना कहाँ चाहता था, इधर, लेकिन ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। क्या है बाबू, सघन माध्यम। तो यह सघन माध्यम है, तो यह क्या होगा, इसकी तरफ झुकेगा ना, क्या होगा, झुकेगा। तो झुकेगा तो यही ना आएगा। आप ही लोग बताइए, क्योंकि जो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह लंब की ओर झुकता है। तो जाना चाहता था इधर एकदम सोझे, लेकिन क्या हुआ कि इसका मान ज्यादा है, यह सघन माध्यम है, तो क्या हुआ, झुक गया। झुकने के बाद अब देखिए इस सतह पे कहाँ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो फिर आप लोग पूछिएगा कि सर नीचे में काहे भागा, ऊपर में काहे नहीं भागा। तो अब देखिए इस पर आप लोग लंब खींचिए, इस सतह पे आप लोग लंब खींचिए। लंब हमने खींच दिया। लंब खींचने के बाद अब देखिए ये जाना चाहता था कहाँ, इधर, इधर, लेकिन ये हमारा क्या बेटा गया, विरल। तो लंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। देख रहे ना, लंब कहाँ है, यहाँ। जाना चाहता था इधर, देख रहे ना, जाना चाहता कहाँ, इधर। तो अब जाना चाहता था इधर, तो अब क्या हो गया, दूर भाग गया। क्या है, क्योंकि बहरी वाला माध्यम आपका विरल है। क्या है, विरल। ये क्या है आपका, विरल है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्या है आपका, विरल माध्यम। ई आपका क्या है, मतलब यू आपका विरले है, लेकिन जो प्रिज्म वाला है ई आपका क्या है, सघन माध्यम। इसमें आपका प्रकाश का रे आएगा तो झुकबे करेगा लंब से, आप लोग पढ़ा चुके हैं। तो अब देखिए यही आपका ई वाला कोण होता है आपतन कोण, आई। जो प्रिज्म पे टकराने वाला जो होता है लंब से कोण, यही होता है आपतन कोण। और यह जो होता है बाबू लंब से जो यह वाला कोण होता है, जितने दूर पे भागता है, यह होता है आपका निर्गत कोण ई।
मतलब कि प्रिज्म पर टकराने वाला जो लंब से कोण होता है वह आपका होता है आपतन कोण। और जब प्रिज्म से बाहरी निकलेगा तो बाहरी निकलने वाला जो रे है ना, लंब से कितना दूरी सॉरी कितना एंगल पे है, यही आपका होता है निर्गत कोण। अब प्रिज्म कोण कौन होता है, ध्यान समझिएगा, प्रिज्म कोण ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म में कोण कौन होता है, हमारा ई वाला प्रकाश का रे कौन सतह पे टकरा रहा है, कहेगा सर ई वाला सतह पे। एकदम आराम से समझिए, हमारा जो आपतन सॉरी आपतित किरण है हमारा कौन सतह पे टकरा रहा है, ई सतह पे टकरा रहा है। और निकल कौन सतह से रहा है, ई सतह से निकल रहा है, निकल रहा है ना, मतलब कि इस सतह पे टकरा रहा है और इस सतह से निकल रहा है। तो ये दोनों सतह के बीच का कोण ये वाला क्या कहलाता है बाबू, प्रिज्म कोण। समझ गए ना, मतलब कि आपका प्रकाशिक किरण जो आपका किरण होता है जिस सतह पर टकराता है और जिस सतह से बाहरी निकलता है, तो दोनों तलों के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, निर्गत कोण किसे कहते हैं। अब विचलन जानते हैं कौन होता है विचलन, ये समझ लीजिए। जो आपका ये आपतित किरण के दिशा होता है ना, आपतित किरण की दिशा आई आपका अपवर्तित किरण की दिशा, तो इसके बीच वाला ई वाला एंगल कहलाता है आपका विचलन। यही विचलन का फॉर्मूला हम लिखे हैं, आई प्लस ई माइनस का ए। आप लोग फिगर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया किसी भी प्रिज्म के द्वारा, लेकिन अब पूछेगा जानते हैं क्या कि पतले प्रिज्म के द्वारा बताइए कि विचलन का सूत्र क्या होगा। तो ध्यान से आप लोग समझिए, आप लोग इसको नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला सब मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा नहीं तो इस पर क्वेश्चन दे देगा एगो दूगो, लेकिन आएगा जरूर। 2 नंबर में आप लोग यहाँ लिखिएगा कि किसी पतले प्रिज्म के द्वारा, यह ओनली बाबू पतला प्रिज्म के लिए लागू होगा। जब तक पतला बोलेगा नहीं, आपके एग्जाम में पतला बोलेगा कि प्रिज्म कैसा है पतला, तब आपको ई वाला फॉर्मूला लगाना है। किसी भी पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र क्या होता है, देखिए डेल बराबर n माइनस 1 इंटू ए, ई होता है। डेल बराबर क्या होता है बाबू, n माइनस 1 इंटू ए। n क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ए क्या है, प्रिज्म कोण। यहां लिख दे रहा हूं, n क्या है, n है आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक। आपका ए क्या है बाबू, प्रिज्म कोण। ये हो गया पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन का सूत्र। जब पतला बोलेगा कि किसी पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र बताइए, आपको बाबू ई वाला फॉर्मूला क्या करना है, लगा देना है। लेकिन अब जानते हैं एगो और फॉर्मूला होता है, और बोलेगा ना किसी प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का सूत्र बताइए, कहिएगा सर कई गो फॉर्मूला है विचलन का, बता दीजिए। तो बाबू प्रिज्म में 3 गो फॉर्मूला लगता है विचलन का। एगो तो ओनली नॉर्मल लगता है, एगो लगेगा पतला के लिए, एगो लगेगा न्यूनतम के लिए। बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू लोग, यह आपका सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में अइबो करता है, क्योंकि प्रिज्म वाला टॉपिक काफी ज्यादा बाबू छूता है, इतना समझिएगा। तो आप लोग यहाँ 3 नंबर में लिखिएगा कि किसी प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का सूत्र क्या होता है, देखिए डेल्टा
एन बराबर साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाटा में 2 आ बाटा में साइन ए बाटा में ई आपका होता है विचलन का सूत्र। अब देखिए बाबू लोग, आप लोगों से जानते हैं कब पूछा जाएगा, आपके द्वारा प्रिज्म का कोण दिया रहेगा ए, डेल्टा मीन भी दिया रहेगा, आप लोगों से कहेगा ना कुछ प्रिज्म का अपवर्तनांक बताइए। तो किसी प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का जो सूत्र होता है, ये वाला बाबू आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है? साइन, फिर डेल्टा मीन प्लस ए बाटा में 2 बाटा में साइन ए बाटा में 2 होता है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, वो क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन का आता है ना कि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण मतलब अब प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण 60 डिग्री है तथा उस प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन 30 डिग्री हो रहा है तो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक बताइए। उस प्रिज्म का क्या बताइए? अपवर्तनांक बताइए। तो आप लोग कहिएगा सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन फॉर्मूला लगेगा? सबसे बड़ा यही बात है ना। देखिए विचलन का 3 गो फॉर्मूला लिखवाए हैं। पहिलिका में तो कोनो दिक्कतें नहीं है। पहिलिका आपका क्या होता है कि आपका आपतन कोण, निर्गत कोण, आपका प्रिज्म कोण दिया रहेगा नॉर्मली, एकदम क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली, तो आप लोगों को लगाना है पहिलिका फॉर्मूला। फिर दूसरा क्या है, पतला के लिए बोलेगा कि किसी पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण इतना है, अपवर्तनांक इतना है, तो प्रिज्म कोण क्या होगा तब लगाना है। ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, पहचानने का तरीका कि आपको देखिए जब भी क्वेश्चन बोल देगा ना कि न्यूनतम विचलन, ठीक है ना, यहां लगा देगा बाबू लोग न्यूनतम विचलन कितना है 30 डिग्री है। जब क्वेश्चन में बोल देगा ना कि न्यूनतम विचलन कितना है 30 डिग्री है, तब तो आपका फॉर्मूला कौन लगेगा? ई वाला आपका लगेगा। कौन लगेगा बाबू? ई लगे। जब बोल देगा ना क्वेश्चन में कि न्यूनतम विचलन इतना डिग्री है, तब लगाना है ई वाला फॉर्मूला। जैसे देखिए आपका n बराबर क्या होता है बाबू? साइन आपका डेल्टा मीन, ठीक है ना, डेल्टा मीन प्लस का a बाटा में क्या होता है 2, और उसके बाद नीचे क्या होता है साइन a बाटा में क्या होता है 2 होता है ना। तो आप लोग देखिए अपवर्तक कोण मतलब क्या, a दिया हुआ है 60 डिग्री, ई का दिया है न्यूनतम विचलन। यही पहचानने का तरीका है। जब आप लोग न्यूनतम विचलन बोल देगा क्वेश्चन में ना, बस लगा देना है ई वाला फॉर्मूला। डेल्टा मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया है 30 डिग्री, बस रख दीजिए एक में। तो साइन डेल्टा मीन कितना है 30, तो यहाँ रखते हैं 30 प्लस का 60 बाटा में 2 बाटा में हम यहाँ लिखते हैं साइन का है a बाटा में 2, तो 60 बाटा में 2, तो यहाँ लिखते हैं 60 बाटा में 2। तो 60 और 30 90 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 45, साइन 45 डिग्री बाटा में 60 में 2 से भागा देंगे 30 डिग्री, तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
तो साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। पूरा इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 2 में क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। तो √2 से 2 कटेगा √2 बार में, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, √2 बन गया। तो आप लोगों के लिए इस क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि अच्छे से समझाएं। तो इस क्लास में आप लोगों को क्रांतिक कोण समझा दिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा दिए, प्रिज्म समझा दिए। मतलब एक क्लास में 3 टॉपिक खत्म। और इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन न आए ऐसा असंभव है, अइबे करेगा। दम 100% चांस है कि इस क्लास से अब की बार आपके बिहार बोर्ड में छपेगा, गारंटी है। बस आप लोग जो इस क्लास में बताए हैं, जो नोट्स करवाए हैं, आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से प्रकीर्णन और जो जो चीज़ है उसके बारे में ख़त्म कर देंगे। तो क्लास कैसा लगा रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। मिलते हैं प्रकीर्णन के क्लास में। जय हिंद।